हाँ फ्रेंड्स, हम देखेंगे सीटेड पेपर फर्स्ट आंसर्स इसके क्या क्या हैं। पहला प्रश्न है, बाहरी प्रेरणा किससे आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा किस पर आधारित होती है। इसका जो सही विकल्प है वो है 3। बाहरी प्रेरणा दूसरों की सराहना से आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा व्यक्तिगत संतुष्टि पर आधारित होती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रामाणिक शिक्षण कार्यों का उदाहरण है। इसका आंसर है अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना। अगला प्रश्न हमारा है डॉट डॉट दिया गया है, विकास के उस समय को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। तो इसका आंसर है संवेदनशील अवधि। फिर अगला प्रश्न हमारा है, दूसरों के साथ संवाद न करने के इरादे से खुद से जोर से बात करना बचपन में असामान्य लेकिन प्राकृतिक है। ठीक। फिर अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का उदाहरण है। समायोजन इसमें है समायोजन में बच्चा परिचित वस्तु के लिए नया शब्द सीखता है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, अभिकथन है, सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। ये जरूरी नहीं है कि सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो पहला विकल्प हमारा गलत हो जाता है, पहला विकथन हमारा गलत हो जाता है। फिर कारण है, जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा तो है नहीं कि सीखने और उपयोग करने के तरीके से अलग नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर ए एंड आर दोनों गलत हैं। फिर अगला हमारा है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बाँह तेजी से बढ़ते रहते हैं। ये कौन सा सिद्धांत है। ये हमारा है प्रॉक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल। प्रॉक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल मतलब हमारा चौथा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण हैं। सार्थक अधिगम सुनिश्चित करने के लिए हम इन विकल्पों में से देखेंगे कौन कौन से विकल्प सही हैं। भावनात्मक समर्थन का प्रावधान बिल्कुल सही है। प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता का माहौल, प्रतिस्पर्धा तो ठीक है लेकिन प्रतिद्वंदिता का माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर अगला है, करने और प्रयोग करने के अवसर, ये सही है। मानकीकृत पाठ्यक्रम, जरूरी नहीं है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम भी हो। ठीक। लेकिन स्टैंडर्ड कैरिकुलम होना ज़रूरी भी है। मेरे हिसाब से तो ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। हाँ, ये भी हो सकता है अगर मानकीकृत पाठ्यक्रम को सही माना जाए तो। फिर अगला है, रचनात्मक मूल्यांकन मानता है कि केवल मात्रात्मक मापदंड सही प्रतिपुष्टि देते हैं। तो केवल मात्रात्मक मापदंड सही प्रतिपुष्टि नहीं देते। फिर अगला है, गुणात्मक मापदंड पक्षपाती और व्यक्तिपरक हैं। जी नहीं। अगला है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। सीखने के लिए प्रतियोगिता आवश्यक है, ये है आवश्यक है लेकिन रचनात्मक मूल्यांकन के लिए नहीं है। हाँ, तो हमारा विकल्प हो जाएगा सी, तीसरा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता। तो पहला है रटना, पूर्वानुमान लगाना। प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कौशल का प्रयोग पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से नहीं किया जाता। तो इसका आंसर है रटना। रटना नहीं है। फिर अगला प्रश्न हमारा है, क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है।
इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीरा ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सज़ा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? यह है हमारा पूर्व परंपरागत अवस्था, क्योंकि मीरा 4 वर्ष की है। ठीक, फिर हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, एक प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वे पहले से जानते हैं के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। जी, बिल्कुल सही है। फिर इसका कारण है, समानताओं और विभिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है, जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद रखने में भी मदद करती है। जी, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक, फिर अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से समाज में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादिता के प्रभाव को बच्चों के बीच कम करने का एक प्रभावी तरीका कौन सा है? तो इसका पहला विकल्प है बच्चों को जेंडर विशिष्ट सामग्री प्रदान करना। जी, बिल्कुल नहीं। बच्चों को विविध जेंडर भूमिकाओं से परिचित कराना और उन्हें अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही हो सकता है। यह मान लेना कि बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने आप जेंडर तटस्थ गतिविधियों और रुचियों को अपना लेंगे। जी नहीं, गलत है ये। बच्चों को पारस्परिक जेंडर भूमिकाओं के अनुरूप प्रोत्साहित करना, जी नहीं, गलत है। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा दूसरा है। फिर अगले प्रश्न पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधा डालता है? ये हमारा है रिस्पॉन्स। ठीक, रिस्पॉन्स सेट, अनुक्रिया समुच्चय। फिर आ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है, स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? किसी भी दृश्य श्रव्य सामग्री से बचना, जी नहीं, ये आंसर हमारा गलत है। अनुमानित दिनचर्या बनाए रखना, जी। सख्त अनुशासन और दंड का प्रयोग करना, जी नहीं, दंड का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना है। निरंतर नेत्र संपर्क बनाए रखना, जी नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। फिर हम अगले प्रश्न पे आते हैं, जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी पर प्रेरक अवस्था के अंत तक क्या विकसित कर लेते हैं? वस्तु स्थायित्व विकसित कर लेते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा है, लेवागुस्की के अनुसार आंतरिक वाक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, जी नहीं। बच्चों में संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का लक्षण है, जी नहीं। जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की उम्र तक होता है, जी नहीं। तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। अगला प्रश्न हमारा है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस प्रतिमानी के बारे में बताता है? ये हमारा हो जाएगा व्यवस्थित सीक्वेंस। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है 19 नंबर का, गढ़ीवर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। जी, बिल्कुल करते हैं। कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए, जी। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, अभिकथन बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। जी, सही बात है। रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। मतलब कथन और कारण हमारे दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। फिर अगला है, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की विशेषता है, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने 22वें नंबर के प्रश्न पर। बाईसवां प्रश्न हमारा है, समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए और निर्देश कैसा होना चाहिए? अगर समावेशी कक्षा है तो उसमें हर तरह के बच्चे होंगे, छोटे बड़े, कम बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, प्रतिभावान,
हाँ, मंदबुद्धि सभी प्रकार के बच्चे होंगे, विकलांग बच्चे भी होंगे समावेशी कक्षा है तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए और निर्देश जो होना चाहिए वो विभेदित मतलब अलग अलग होना चाहिए। हम एक समान निर्देश उनको नहीं दे सकते। तो हमारा आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर हम अगले विकल्प पर आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है। एक छात्र के कौशल या ज्ञान के स्तर जिसे कभी हासिल करने की संभावना नहीं है, ये तो गलत है। ठीक, परीक्षा पास करने या ग्रेड प्राप्त करने के लिए छात्र, ये भी गलत है। ग्रेड प्राप्त करना उद्देश्य होता नहीं है। छात्र जिस कौशल या ज्ञान के स्तर में पहले से ही महारत हासिल कर चुका हो, ये भी गलत है। हमें सही 1 लग रहा है। ठीक, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अभिकथन है शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलम्बन उपलब्ध कराने चाहिए। सही है, लेकिन ढेर सारे। जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिए कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। दोनों कथन सही है। ठीक, फिर अगला है महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र दूसरों को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य तय करते हैं, जिन्हें असफलता से बचने के लिए कम लक्ष्य तय करते हैं, जिन्हें डर और शर्म से प्रेरित मध्यम लक्ष्य तय करते हैं, जिन्हें यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। बिल्कुल सही। फिर हम आ जाते हैं 26वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को रचनात्मक समाधान खोज करने की आवश्यकता होती है? रचनात्मक समाधान। आप वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करते हैं? नो। संज्ञा के विभिन्न प्रकार क्या हैं? जी, ये भी नहीं। आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे? ये है इसका सही आंसर। फिर अगला है 27वां प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियाँ और प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों की भ्रांतियाँ मतलब भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सहज अनुमान को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आँख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है? ये है हमारा डिस्प्रैक्सिया। ठीक, फिर अगला है छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? अगला प्रश्न हमारा है बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास एक बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है।